हेलो डियर फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। उसी का पार्ट 2 वीडियो कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर किया है। जो भी पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखे हैं उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप पार्ट 1 को कवर नहीं करेंगे तब तक आपका चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा, आधा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप पार्ट 1 को कवर कीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को कवर कीजिएगा। ठीक है, थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है। चैप्टर फर्स्ट है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी बुक 1 का पहला बुक का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पार्ट 1 में हम लोगों ने पहले देखा था कि भूगोल क्या होता है, भूगोल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, चैप्टर से के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। मानव भूगोल क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, फ्रेडरिक रेडलर के बारे में पढ़ा था। मानव भूगोल के अनुसार क्या क्या परिभाषा दी गई है, भावचित्रात्मक क्या होता है, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। मानव का प्राकृतिकरण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में। ठीक है, तो पार्ट 2 का जो कंटेंट है, पार्ट 2 का जो टॉपिक है, वो आपका स्टार्ट होता है यहां से, यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद किसको कहते हैं। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद का जो एक अवधारणा है, यानी एक कॉन्सेप्ट है, एक सोच या फिर एक विचार बोल सकते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद एक अवधारणा है और यह प्रकृति तथा मानव यानी मनुष्य के मध्य तालमेल के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंतर्गत एक विचारधारा के अंतर्गत या फिर एक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं मानव यानी मनुष्य के बीच और पर्यावरण के बीच यानी प्रकृति के बीच कैसा मतलब तालमेल है, कैसा संबंध है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद में। ठीक है, प्राचीन काल के भूगोलवेत्ता यानी पहले का जो मतलब बहुत पहले जमाने के जो भूगोलवेत्ता थे, जो जियोग्राफर थे, और यहाँ तक के दार्शनिक भी निश्चयवाद अवधारणा को समर्थन देते थे। ठीक है, यानी जो दार्शनिक फिलोसफर थे वो भी निश्चयवाद अवधारणा को समर्थन देते थे, वो भी इसको सही मानते थे। ठीक है, निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव की दैनिक क्रियाकलाप तथा जीवन पर भौतिक कारक, जैसे कि भौतिक कारक मैंने आपको बताया था, जलवायु, बाढ़, प्राकृतिक वनस्पति, सब क्या है, भौतिक कारक है। तो निश्चयवाद विचारधारा कहता है कि मानव की जो मतलब एक तरह से दैनिक जीवन है या फिर उसके क्रियाकलाप जो है ना, उस पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखता है कौन, भौतिक कारक। सही बात है। आप अगर जीवन में कोई भी काम करते हैं, आपके दैनिक जीवन में, चलिए मान चलिए आप मार्केट में कोई क्रियाकलाप करते हैं, कोई दुकान करते हैं, कोई काम करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं। ठीक है, आप मानव है, मानव के दैनिक जीवन में आप जो कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको प्रकृति एक तक कंट्रोल कर लेती है। मान चलिए बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, या फिर प्राकृतिक वनस्पति या फिर आपका जलवायु खराब हो गई, ठीक है, या फिर मौसम बिगड़ गया, तो वहां आपको क्या कर लिया, रोक लिया, प्रकृति ने रोक लिया, आपको कंट्रोल कर लिया। वही बात कह रहा है कि निश्चयवाद विचारधारा कह रहा है कि मानव की जो दैनिक जो क्रियाकलाप है ना, उसको कंट्रोल कर लेता है कौन, भौतिक कारक। यानी भौतिक कारक किसको बोलते हैं, यानी जलवायु, बाढ़, प्राकृतिक कारक, यानी या एक तरह से प्राकृतिक कारक, यानी प्रकृति की तरफ से जो भी चीज होती है वो आपके भौतिक कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दिशा निर्देश कौन देता है, भौतिक कारक देता है। यानी मानव के दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप होगा उसका नियंत्रण, उसका दिशा निर्देश कौन फिक्स करता है, भौतिक कारक निर्देश, भौतिक कारक एक तरह से फिक्स करता है, उसको एक तरह से तय करता है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार, ये नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार, यानी निश्चयवाद अवधारणा के अनुसार। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण, उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकृति का मानवीकरण। देखते हैं क्या है इसमें, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं को मानव अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। सही बात है, प्रकृति में जितने सारे वस्तु हैं, पेड़ पौधे हो, नदी हो, पानी हो, या फिर पठार हो, पहाड़ हो, कोयला हो, खदान हो, जो भी चीज है वो मानव उनका उत्पत्ति अपने अनुसार करते हैं, अपना सुविधा के लिए करते हैं, है ना। सही बात है, किसी वस्तु को मानवीय रूप देने की क्रिया या भाव को क्या कहलाता है, मानवीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, मानवीकरण का मतलब यही हुआ कि जिसके अंतर्गत मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन बनाया जाता है, वही आपका क्या कहलाएगा, प्रकृति का मानवीकरण कहलाएगा। प्रकृति का मानवीकरण के अंतर्गत क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, सीधा बोल देना आपको, क्या है, प्रकृति का मानवीकरण के अंतर्गत क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को काट करके तरह तरह के लकड़ी के सामान बनाए गए, कुर्सी बनाए गए, तरह तरह के टेबल वगैरह बनाए गए। तो वहां क्या किया कि प्रकृति के जो रूप हैं, प्रकृति में जो प्राकृतिक वस्तु है, उनके रूप को बदल दिया, उनके रूप को बदल दिया और उनके भाव को बदल दिया, वही आपका क्या कहलाएगा, मानवीकरण कहलाएगा। ठीक है, मानव को स्वतंत्र कारक बताया गया है।
ठीक है, यानी फ्री, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मानव पर स्वतंत्र कारक बताया गया, मानव को स्वतंत्र कारक बताया गया। यहां मैंने आपको जो बताया, नियंत्रण सिर्फ उनके दैनिक क्रियाकलाप पर करेगा। मानव के दैनिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण कर सकता है भौतिक कारक, लेकिन मानव पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यहां आप ध्यान दीजिएगा, यहां कंफ्यूजन नहीं होना। मानव को क्या बताया गया, फ्री फैक्टर यानी स्वतंत्र कारक बताया गया। हर जगह पर उपस्थित सभी संभावनाओं का मालिक मानव है, ठीक है। जितने भी ब्रह्मांड में उपस्थित संभावनाएं, ऑप्शंस हैं, जितने भी विकल्प है, वो सभी विकल्प का जो एक तरह से मालिक है, जो एक तरह से ऑनर है, वो क्या है, मानव है, ठीक है। वो कौन है, मानव है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान प्रकृति का उपयोग में मानव को मदद करता है। सही बात है, सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान जो है प्रकृति का उपयोग में मानव को क्या करता है, मदद करता है। संस्कृति में जो भी हम लोगों को ज्ञान मिलती है, तरह तरह के जो पहले के जमाने की जो बुक हैं, जो भी किताबें हैं, गीता हुआ, बाइबल हुआ या फिर कुरान हुआ, उसमें जो भी बातें लिखी गई है, जो भी सांस्कृतिक रूप से जो भी चीज है, उस चीज से हम लोगों को एक तरह से मदद मिलती है प्रकृति का उपयोग करने में, ठीक है। अब चलिए संभववाद के बारे में पढ़ेंगे, यानी पॉसिबिलिज्म, ठीक है। संभववाद मानव भूगोल का एक संप्रदाय के रूप में समान है, यानी एक कम्युनिटी के समान है, जिसके अंतर्गत विचारधारा और दर्शन इन बातों को मानते हैं कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है। क्या है, मानव एक चिंतनशील प्राणी है। मानव एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए विकल्पों यानी ऑप्शंस को चुनने के लिए स्वतंत्र है। संभववाद, संभावनाएं, यानी आदमी के सामने, लोगों के सामने, मानव के सामने बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और वो ऑप्शंस को, वो संभावना को चुनने के लिए मानव क्या स्वतंत्र है, फ्री है। मानव क्या स्वतंत्र यानी फ्री है, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का विस्तार जितना अधिक होगा, उतना ही मानव स्वतंत्र होकर विकल्पों को चुनेंगे, ठीक है। सही बात है कि मानव के बीच पता चले, मानव एक को लेकर के कोई टापू में छोड़ दिए, ठीक है। क्या उनके सामने कुछ रहेंगे, कोई संसाधन नहीं होगा, उनके सामने कोई ऑप्शंस रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो मानव की जो एक तरह से ऑप्शंस में, यानी एक तरह से उनके स्वतंत्रता में जो वृद्धि होती है, विकल्पों में जो वृद्धि होती है, उसका कैसे वृद्धि होती है, प्राकृतिक पर्यावरण का विस्तार होने से। यानी प्राकृतिक पर्यावरण जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतना ज्यादा मानव स्वतंत्र रूप से अपने विकल्पों को चुनेंगे, उतना ज्यादा मानव सफल रहेंगे, अपना जीवन यापन सुविधाजनक सुखमय से कर सकेंगे, ठीक है। अगर उनके सामने अगर लिमिटेड में अगर पर्यावरण मिलेंगे, तो वो सही ढंग से कुछ नहीं कर पाएंगे। टापू में लेके छोड़ दीजिए आदमी को, वो कुछ कर पाएगा, घर बना पाएगा, नहीं पाएगा। उनके सामने कोई ऑप्शन से नहीं रहेगा। कुछ खा पाएगा, खाना पीना बना करके नहीं पाएगा, उनके सामने कोई संसाधन का ऑप्शन से नहीं रहेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण उनको जितना बड़ा मिलेगा, उतना ज्यादा उनके सामने ऑप्शन खुलेंगे, विकल्प खुलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव प्रकृति द्वारा आरोपित जोखिम भरे अवरोधों पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हुए हैं। सही बात है, यानी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की सहायता से मानव प्रकृति द्वारा आरोपित जोखिम भरे अवरोधों, यानी प्रकृति के द्वारा आरोपित जो जोखिम भरे अवरोध है, यानी जो एक तरह से प्रकृति की तरफ से जो भी आती है, जो भी मतलब खतरे आते हैं, तूफान आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है, ये सब क्या है, मानव ये पर प्रकृति द्वारा आरोपित जोखिम भरे अवरोध है, यानी टकराहट है। यानी एक तरह से प्रकृति का तरफ से मानव पर दिया गया एक तरह से बहुत बड़ी मुसीबत है, कह सकते हैं, ठीक है। अगर मानव प्रकृति की तरफ से मुसीबत दिए ही जाएंगे, तब प्रकृति को याद नहीं करेंगे हम लोग, इतना क्षय पहुंचाएंगे, ठीक है। तो मानव की तरफ से तरह तरह के रुकावटें, यानी प्रकृति की तरफ से तरह तरह अवरोध यानी रुकावटें, डिस्टर्बेंस दी जाती है। अवरोध का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस, ठीक है। कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी तूफान आ जाएगा, कभी भूकंप आ जाएगा, कभी मतलब एक तरह से खूब बारिश हो जाएगी, कभी बारिश नहीं होगा। तो ये सब क्या है, डिस्टर्ब है। और ये सारे चीज का मतलब हम लोग कैसे सामना करते हैं, हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी की सहायता से ये सारा आरोपित यानी जितने भी जोखिम भरी घटनाएं घटित होती है प्रकृति की तरफ से, वो सारे घटनाओं का हम लोग सामना करते हैं और अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व को बनाए रखते हैं, अपना अस्तित्व को हम लोग बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ऐसा नहीं कि बाढ़ खूब आया तो हम लोग चले गए बाढ़ के साथ, पानी के साथ बह करके, ऐसा होता है कि नहीं चले। हम लोग अपना अस्तित्व बनाए रख पाए ना, कैसे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के सहायता से, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम अपने बड़े बड़े बिल्डिंग बना सकते हैं, बड़े बड़े घर बना सकते हैं, जिसमें हम लोग कितना भी बाढ़ आ जाए, कितना भी पानी आ जाए, हम लोग रह सकते हैं। तो हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, हम लोगों के पास ऐसा सहायता, टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोग अपना अस्तित्व को बचा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बताया, आपके पास टेक्नोलॉजी है, इंजीनियर के पास टेक्नोलॉजी है, तभी ना आपको इतना बड़ा मकान बना के दिया। हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, तभी ना इतना बड़ा बाढ़ आया, प्रकृति की तरफ से इतना बड़ा अवरोध आया
और अपना अस्तित्व को अपने आप को बचा रख पाए, आप सक्षम अपने आप को बनाने बचा रखने में आप सक्षम हुए। ठीक है, तो ये किसके सहायता से? प्रौद्योगिकी की सहायता से। समझ गए? लाइन को समझना है, ऐसे नहीं कि पढ़ के निकल गए पूरा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जैसे बाढ़ के हालात में, वही बात करें कि जैसे बाढ़ के हालात में मानव अपने जीवन को भी अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं, क्योंकि मानव प्रौद्योगिकी की मदद से ऊंचे ऊंचे घर का निर्माण करते हैं, जिससे प्रौद्योगिकी का मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए नव निश्चयवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नव निश्चयवाद यानी भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना दी जो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य अपना मार्ग दर्शाता है, अपना रास्ता दर्शाता है। उन्होंने नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया था। ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद का उन्होंने नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नव निश्चयवाद के अनुसार, अर्थात नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव यानी मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। यानी नव निश्चयवाद विचारधारा कहती है कि मानव जो है ना, जितने भी मानव हैं उनको प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, सही बात है, प्रकृति के नियम का पालन उनको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब बाढ़ आए तो बाढ़ के समय एकदम तोरी का सीजन यानी सरसों का मतलब एक तरह से खेती करने लगे। नहीं, प्रकृति का नियम है जब सूखा होगा तभी आप सरसों का खेती कीजिए। प्रकृति का नियम है जब सूखा होगा तभी आप गेहूं लगाइए। ठीक है, प्रकृति का नियम है जब सूखा होगा तभी आप सब्जी का खेती कीजिए। ठीक है, नहीं तो जब बाढ़, प्रकृति का नियम क्या है? बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या प्रकृति ने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया ना, मंथ फिक्स है, उसका टाइम फिक्स है कि इस टाइम ये मंथ में ये महीना में बाढ़ आएगा। तो प्रकृति यानी नव निश्चयवाद यही बात कहती है, नव निश्चयवाद अवधारणा की नव निश्चयवाद यही बात कहती है कि अनुसार यानी मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग पालन करते हैं ना, ये नहीं कि रात को सोते हैं यानी फिर दिन को जगते हैं, पूरा दिन रात को सोते हैं, ये हम लोग क्या प्रकृति का नियम है। ठीक है, ये सारा चीज है। बाढ़ के मौसम में हम लोग जो बाढ़ के मौसम में जो मतलब धान वगैरह होता है, जो भी मतलब एक तरह से चावल की खेती हो तो वो करते हैं, अन्यथा ना कि हम लोग सरसों की खेती करते हैं। तो ये प्रकृति के नियम को मान के हम लोग चलते हैं ना। अगर नहीं मानेंगे तो फिर वो बाढ़ के मौसम में हम तोरी लगा देंगे यानी एक तरह से सरसों लगा देंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। तो ये नियम को कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता है, यही बात कहता है नवनिश्चयवाद यानी नवनिश्चयवाद की अवधारणा। ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता थे, यानी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ये चीज आप याद रखेंगे, ग्रिफिथ टेलर कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है समय के गलियारों से मानव भूगोल, यानी समय के गलियारों से, समय जैसे जैसे बीतता गया मानव भूगोल में क्या क्या चेंजिंग आई, क्या क्या बदलाव आया, वो चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, गलियारा का अर्थ होता है मतलब सीधा रास्ता। गलियारा का मतलब क्या होता है? सीधा रास्ता, अर्थात गलियारा का मतलब होता है कॉरिडोर। ठीक है, अंग्रेजी में इसको एक शब्द में कहा जाता है कॉरिडोर। समय के साथ उपागमों यानी घटक यानी पास आना में एक तरह से बदलाव आया यानी चेंजिंग आया। पहले समाजों के बीच एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित थी। ठीक है, यानी पहले जो समाज थे, पहले के जो लोग थे, अभी हम लोग यूरोपियन समाज के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिकन समाज, अमेरिकन सोसाइटी कैसी है, वहाँ पहनावा कैसे है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वो भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग वहां जाते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हवाई जहाज का निर्माण किया गया, हम लोग वहां जाकर के देखे। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मतलब एक तरह से दूरसंचार यानी वीडियो कॉलिंग हम लोग देख सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो ये सब क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ। और पहले क्या टेक्नोलॉजी था? नहीं था, जिसके कारण मानव समाजों के बीच दूरी बना हुआ था, यानी एक दूसरे के बारे में जो जानकारी थी वो सीमित था, लिमिटेड में था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 15वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक प्रकार की खोज तथा अन्वेषणों का प्रयास किया गया, क्योंकि अन्वेषण से मानव की प्रौद्योगिकी ज्ञान की प्राप्ति होती थी। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट आपका है धीरे धीरे देशों और लोगों के बारे में मिथक और रहस्य नहीं राज खुलने शुरू हुए। ठीक है, वास्को डी गामा आए भारत, तभी ना पता चला। इससे पहले हम लोगों को जानता था भारत को, कोई भारत की खोज नहीं कर पाया कोई। ठीक है, उपनिवेश युग या ने अन्वेषकों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि उनके संसाधनों तक पहुंच सके तथा उसका इस्तेमाल कर सके। समझ गए? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको क्या कह रहा है, सारा चीज इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। मानव भूगोल के कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का लगाव मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे पक्षों से था। ठीक है, यानी मानव भूगोल का कल्याणपरक विचारधारा, मानव भूगोल का कल्याण मतलब होता है भला यानी हेल्प। ठीक है, कल्याण का मतलब क्या होता है? भला। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि मानवतावादी यानी मानवतावाद मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन अथवा विश्लेषण को कहते हैं। मानवतावाद यानी कहने का मतलब यह हुआ इंसानियत, इसको कह सकते हैं मानवतावाद। ठीक है, यानी मानव की जिसमें भलाई है
या फिर मानव का जिसमें अच्छाई है, या फिर मानव का जिसमें कल्याण हो सके, वो सारे चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने का अध्ययन या फिर विश्लेषण को भी क्या कहते हैं, मानवतावादी कहते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा का एक ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे छात्रों का साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छा ज्ञान मिले। तो ये एक विचार, ये जो विचार है, ये जो दृष्टिकोण है, यह क्या कहलाएगा, मानवतावाद कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आमूलवादी के बारे में हम लोग देखते हैं। आमूलवादी, तो इसे रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत गरीबी यानी निर्धनता की वजह से बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स का सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है आमूलवादी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्यवहारवादी, बिहेवियरल। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, क्या है, मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के प्रारंभिक या फिर आरंभिक भी बोल सकते हैं, आरंभिक समय बोध पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, यानी व्यवहारवादी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि मानवतावादी, आमूलवादी तथा व्यवहारवादी तीनों अलग अलग विचारधारा। अब अलग अलग विचारधारा है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र में सामाजिक भूगोल आ जाएंगे, नगरीय भूगोल आ जाएंगे, राजनीतिक भूगोल आ जाएंगे, जनसंख्या भूगोल आ जाएंगे, आवास भूगोल तथा आर्थिक भूगोल। ये सब क्या है, मेन ब्रांच है, मुख्य शाखा है मानव भूगोल का। ठीक है, मानव भूगोल के उप क्षेत्र में निर्वाचन भूगोल आ जाएंगे, लिंग भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन, कृषि, उद्योग, पर्यटन स्थल, सैन्य क्षेत्र, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, उसके बाद सामाजिक कल्याण। ये सब चीज क्या है, मानव भूगोल के उप क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए समय अवधि और उसके उपागम। उपागम का अर्थ होता है घटित होना या फिर पहुंचना। ठीक है, आरंभिक या फिर प्रारंभिक उपनिवेश यानी युग यानी इरा। ठीक है, अब देखिए इस युग में अन्वेषण और विवरण, यानी विवरण का अर्थ होता है मतलब व्याख्या या फिर स्पष्ट करना, पर बल दिया गया। ठीक है, उत्तर उपनिवेशवाद युग। ठीक है, इस युग में प्रादेशिक विश्लेषण किया गया, अर्थात प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक मुख्यतः तीन विचारधाराओं का उदय हुआ। ठीक है, मानवतावादी, आमवादी और व्यवहारवादी। ठीक है, 1990 का दशक, इस दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ। ठीक है, इस दशक में उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ 1990 के दशक में। आप देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है उपागम, यानी भूगोल के संदर्भ में उपागम का मतलब ये तरीका होगा या फिर वह दृष्टिकोण से होगा जिसके आधार पर किसी भी खास समाज की विवेचना की जा सकती है, उसी को अप्रोच कहा जाएगा भूगोल के संदर्भ में, यानी भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, आधुनिकवाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, इसके अंतर्गत सामान्यकरण, मानवीय प्रत्येक का स्थानीय संदर्भ के समक्ष पर जोर दिया गया है। ठीक है, आधुनिकवाद। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट था। चैप्टर फर्स्ट का पूरा थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये आपका पार्ट टू, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट टू था। पार्ट वन को आप लोग कवर कर लीजिए। चैप्टर फर्स्ट इस तरह से कंप्लीट हो गया। आगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो करा देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो करा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने आधुनिकवाद के बारे में जाना, उपागम क्या है। ठीक है, उसके बाद उपनिवेशवाद युग क्या है, समय और उपागम के बीच क्या संबंध है, मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी, ये सारा चीज को हम लोगों ने जाना। ठीक है, समय के गलियारों से मानव भूगोल की जो चेंजिंग रही है उसको जाना, नवनिश्चयवाद को जाना। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि संभववाद क्या है। ठीक है, मानव का प्राकृतिकरण कैसे हुआ, पर्यावरणीय निश्चयवाद कैसे हुआ। ठीक है, ये पार्ट टू में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो पार्ट वन में ये सब था आपका थ्योरी। ठीक है, तो पार्ट वन पार्ट टू दोनों को कवर कर लीजिए। चैप्टर वन आपका कंप्लीट।